नमस्कार आप सभी को। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा आयोजित ज्ञानदूत कार्यक्रम भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। मैं शोभा गौतम, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा से। आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है व्यवहारवाद। आज हम व्यवहारवाद के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि व्यवहारवाद से क्या अभिप्राय है, व्यवहारवाद की क्या विशेषताएं हैं, व्यवहारवाद का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है पॉलिटिकल साइंस के लिए, और व्यवहारवाद की क्या सीमाएं हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम करते हैं कि व्यवहारवाद का क्या अर्थ है। देखिए, व्यवहारवाद पॉलिटिकल साइंस को समझने का एक उपागम है, या हम यूँ कहें कि अगर हमें राजनीतिक गतिविधियों को समझना है, राजनीति की प्रक्रियाओं को समझना है, राजनीति की संरचनाओं को समझना है, तो एक दृष्टिकोण हमें प्रदान करता है व्यवहारवाद। तो सबसे पहली बात तो ये कि व्यवहारवाद राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण करने का एक विशेष तरीका है। व्यवहारवाद का उदय हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। देखिए, यहां मैं ये क्लियर करना चाहूंगी आपको कि बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व तक राजनीति विज्ञान में परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का प्रचलन था। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत यानी कि उस समय पॉलिटिकल साइंस में थ्योरी मेकिंग करते समय आदर्शों पे बल दिया जाता था, चिंतन पे बल दिया जाता था, मूल्यों पे बल दिया जाता था, और राजनीति विज्ञान में जो अध्ययन करने का तरीका था वो बिल्कुल आदर्शात्मक था, व्यवहारिक नहीं था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद राजनीति विज्ञान के स्वरूप में परिवर्तन आता है। राजनीति विज्ञान में जो सिद्धांत दिए गए उन्हें कहा गया मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। तो जो व्यवहारवाद है वो भी आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का एक पार्ट है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद व्यवहारवाद का ओरिजिन होता है और इसका प्रारंभ माना गया है अमेरिका से। तो व्यवहारवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों द्वारा विकसित एक उपागम है। यह उपागम अपना ध्यान व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित करता है। जैसा कि हमें नाम से पता लग रहा है व्यवहारवाद, तो यानी कि व्यवहारवाद का जो मेन फोकस है, या हम ये कहें कि मेन थीम है, वो ये है कि अगर हमें पॉलिटिकल साइंस को समझना है, अगर हमें राजनीतिक घटनाओं को समझना है, तो हमें व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को समझना होगा। तो व्यवहारवाद का जो मेन केंद्रण है वो इस बात पे है कि राजनीति विज्ञान को समझने के लिए, राजनीतिक तथ्यों को समझने के लिए हम व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करें। इसके अनुसार राजनीतिक गतिविधियों का वैज्ञानिक अध्ययन व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के आधार पर ही किया जा सकता है। इसमें मूल्यों एवं कल्पनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। देखिए, जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण रहा, उसने ये कहा कि हमें पॉलिटिकल साइंस को प्योर साइंस बनाना है। उनका मेन फोकस इस बात पे रहा कि राजनीति विज्ञान को भी विज्ञान विषय के समान बनाया जाए। तो उनका मेन फोकस इस बात पे था कि हम जो भी अध्ययन करें राजनीतिक गतिविधियों का, राजनीतिक घटनाओं का, उनका अध्ययन हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करें। तो व्यवहारवाद ये कहता है कि राजनीतिक व्यवहार का हम वैज्ञानिक अध्ययन करें, और हमारे अध्ययन में वैल्यूज़ हैं या कल्पनाएं हैं, ये नहीं होनी चाहिए। ये व्यवहारवाद का एक मेन एलिमेंट रहा है, या व्यवहारवाद का एक मुख्य लक्षण हम इसे कह सकते हैं कि व्यवहारवाद ने कहा कि हमें पॉलिटिकल साइंस के अध्ययन से मूल्यों को और कल्पनाओं को अलग कर देना चाहिए। देखिए, क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले
जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल साइंस को हम कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस में था परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में मूल्यों और आदर्शों का एक इम्पॉर्टेंट रोल था, एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। और व्यवहारवादी विचारक ये चाह रहे थे कि हम पॉलिटिकल साइंस को साइंस बनाएं। तो उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन से मूल्यों और कल्पनाओं को अलग रखा जाना चाहिए। अगर हमें राजनीति विज्ञान को समझना है तो हम व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करें और हमें व्यक्ति के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करना है। तो मोटे रूप से हम व्यवहारवाद को समझने के लिए 2-3 बातें हम समझ सकते हैं। पहली बात ये कि व्यवहारवाद में हम व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। व्यवहारवाद पॉलिटिकल साइंस को एक साइंस का रूप देना चाह रहे हैं, प्योर साइंस बनाना चाहते हैं। और तीसरी बात, व्यवहारवाद में मूल्यों और कल्पनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। व्यवहारवाद का प्रणेता माना जाता है डेविड स्टन को, और डेविड स्टन ने व्यवहारवाद की एक परिभाषा दी है जिसके बारे में हम बात करते हैं। डेविड स्टन ये कहते हैं कि व्यवहारवाद वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है। व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। तो डेविड स्टन की जो परिभाषा है इसमें 2-3 बातें उभर के सामने आती हैं। पहली बात तो ये कि व्यवहारवाद अध्ययन करता है व्यक्ति का, व्यक्ति के व्यवहार का, और व्यक्ति का ऐसा व्यवहार जिसका कि हर व्यक्ति पर्यवेक्षण कर सके, उस व्यवहार का हम मापन कर सके और सत्यापन कर सके। यानी दूसरे शब्दों में हमें व्यक्ति के व्यवहार का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना है, और इस तरीके से अध्ययन करके व्यवहारवाद का लक्ष्य ये है कि वो राजनीति से संबंधित वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। यानी कि व्यवहारवाद का जो अल्टीमेट एम है वो है पॉलिटिकल साइंस को एक प्योर साइंस बनाना। तो डेविड स्टन कह रहे हैं कि व्यवहारवाद वास्तविक व्यक्ति पर बल देता है, व्यक्ति के व्यवहार पर बल देता है। व्यवहार ऐसा हो जिसका पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन हो सके, और इसके माध्यम से वो राजनीति विज्ञान को एक प्योर साइंस का रूप देना चाहता है। अब हम ये बात करते हैं कि व्यवहारवाद का उदय हुआ क्यों। हमने देखा कि पॉलिटिकल साइंस के स्वरूप में चेंज आया, व्यवहारवाद का उदय हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। लेकिन वो कौन से कॉजेस थे जिसके कारण व्यवहारवाद का उदय होता है? तो मोटे रूप से सबसे पहली बात अगर हम करें तो सबसे पहला रीजन रहा परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष। देखिए, राजनीति विज्ञान में अब तक जो अध्ययन के मेथड्स अपनाए जा रहे थे, अब राजनीतिक वैज्ञानिकों को ये लगा कि इन अध्ययन के तरीकों से हम राजनीतिक जीवन की वास्तविकताओं को नहीं समझ सकते। दूसरा कारण था अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा। इस समय जो दूसरे सोशल साइंसेस थे उनमें भी साइंटिफिक मेथड्स का यूज होने लगा था। तो जो राजनीतिक वैज्ञानिक थे उन्हें लगा कि हमें पॉलिटिकल साइंस में भी साइंटिफिक मेथड्स का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण रहा। देखिए, क्योंकि क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब कंप्लीट होता है उसके बाद एक संस्था बनती है राष्ट्र संघ, और सबको ये उम्मीद थी कि राष्ट्र संघ बन जाने के बाद अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं कि जो राजनीतिक वैज्ञानिक हैं उन्हें ये सोचने के लिए विवश होना पड़ता है कि हमें राजनीति विज्ञान को समझने का नया तरीका विकसित करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम केवल संस्थात्मक अध्ययन कर रहे हैं, केवल संरचनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, तो हम राजनीतिक जीवन की वास्तविकताओं को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे हिटलर का उदय होता है जर्मनी में, इटली में मुसोलिनी का उदय,
उसके बाद फिर सेकेंड वर्ल्ड वार घटित हो जाता है। तो राजनीतिक वैज्ञानिकों को ये लगा कि अगर हमें राजनीतिक जीवन की वास्तविकताओं को समझना है तो हमें व्यक्ति के व्यवहार को समझना होगा। तो सेकेंड वर्ल्ड वार का बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव रहा व्यवहारवाद के विकास में। नेक्स्ट है नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग। पॉलिटिकल साइंस में भी इस समय नए नए अध्ययन के तरीके यूज़ होने लगे, जैसे साइंटिफिक मेथड्स हैं, सांख्यिकी पद्धति है या गणितीय प्रारूप पद्धति है, या जो हम इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं या ज्योग्राफी में यूज़ होने वाले मेथड्स हैं, जैसे सर्वेक्षण पद्धति है, सांख्यिकीय पद्धति हैं। तो इस तरह की पद्धतियों का प्रयोग अब पॉलिटिकल साइंस में भी होने लगा। इससे राजनीति विज्ञान के स्वरूप में परिवर्तन आता है और व्यवहारवाद का उदय होता है। हम व्यवहारवाद के विकास की बात करें तो दो बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें रहीं जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा इसके विकास में। एक तो ग्राहम वालस की पुस्तक थी ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, और दूसरी किताब थी A.F. बेंटले की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। इन दोनों किताबों से ये लगा राजनीतिक वैज्ञानिकों को कि पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए हमें व्यक्ति के व्यवहार को समझना है, हमें प्रक्रियाओं को समझना है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक आती है 1925 में, चार्ल्स मैरियम की न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। इस किताब को व्यवहारवाद की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम माना गया, और इसके बाद अमेरिका का जो शिकागो संप्रदाय था वो एक तरीके से व्यवहारवाद का सेंटर बन जाता है। अब हम देखते हैं व्यवहारवाद की मुख्य विशेषताएं। डेविड स्टन ने व्यवहारवाद की कुछ विशेषताएं बताई हैं। सबसे पहली विशेषता है नियमन। नियमन से क्या अभिप्राय है? देखिए, नियमन का अभिप्राय यह है कि जैसे व्यवहारवादी कहते हैं कि हमें पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए मानव के व्यवहार का अध्ययन करना है, तो मानव के व्यवहार में कुछ ऐसे सामान्य तत्व ढूंढे जा सकते हैं जिनके आधार पर नियमों का निर्माण किया जा सकता है, और इन नियमों के आधार पर हम सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार में नियमितताएं तलाश कर हम राजनीति विज्ञान में भी सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा है सत्यापन। सत्यापन से अभिप्राय ये है कि हमने जिन नियमों का निर्माण किया है उन नियमों को हम सत्यापित करके देख सकते हैं। हमारा नियम निर्माण ऐसा हो, हम जो भी नियम निर्माण के लिए हम जो भी आधार सामग्री यूज़ कर रहे हैं या हमारे जो भी तथ्य हैं, जिन तथ्यों के आधार पर हम नियमों का निर्माण कर रहे हैं, तो वो ऐसे होने चाहिए कि हम उनको दोबारा चेक करके देख सकें, हम उनकी दोबारा जांच कर सकें। थर्ड है तकनीकी प्रयोग। तकनीकी प्रयोग से अभिप्राय ये है कि पॉलिटिकल साइंस में हम नियमों का निर्माण करते समय, हम सिद्धांतों का निर्माण करते समय हम टेक्निक यूज़ करें, हम तकनीकों का प्रयोग करें। नेक्स्ट है परिमाणीकरण। परिमाणीकरण से अभिप्राय है कि हमारी जो भी आधार सामग्री है या हमारे जो भी तथ्य हैं, जो भी तथ्य हम यूज़ कर रहे हैं रिसर्च के लिए या नियमन के लिए, सिद्धांत निर्माण के लिए, वो ऐसे होने चाहिए कि हम उनका मापन कर सकें और हम उनका परिमाणीकरण कर सकें। नेक्स्ट है मूल्य निर्धारण और आदर्श निर्माण। मूल्य निर्धारण और आदर्श निर्माण से अभिप्राय ये है कि व्यवहारवाद ये कहते हैं कि अध्ययनकर्ता को स्वयं के मूल्यों को अपने अध्ययन से अलग रखना चाहिए। यानी कि पॉलिटिकल साइंस में हम जब भी कोई अध्ययन करें तो उस अध्ययन पर हमारे मूल्यों का, हमारे जो व्यक्तिगत मूल्य हैं, उनका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसे कहा गया है मूल्य तटस्थता। तो व्यवहारवाद का एक इम्पॉर्टेंट लक्षण ये भी है कि हम अपने अध्ययन से मूल्यों को अलग रखें। नेक्स्ट है व्यवस्थाबद्धीकरण। व्यवस्थाबद्धीकरण अर्थात हमारा जो भी शोध कार्य हो, हमारी जो भी रिसर्च हो, वो सिस्टमैटिक होनी चाहिए। हमारी
रिसर्च हमारे सिद्धांत से संबंधित होनी चाहिए, क्योंकि व्यवहारवाद ने ये कहा कि अगर हमारी जो रिसर्च है वो सिद्धांत से गाइड नहीं हो रही है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो उनका ये कहना था कि हमारी थ्योरी और हमारी जो रिसर्च है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए। हमारा जो भी शोध कार्य है वो सिस्टमैटिक होना चाहिए। नेक्स्ट है विशुद्ध विज्ञान। विशुद्ध विज्ञान, जैसा कि अभी हमने बात की कि व्यवहारवाद का एक मुख्य लक्ष्य है पॉलिटिकल साइंस को प्योर साइंस बनाना। तो व्यवहारवाद इस बात पे बल देता है कि हम राजनीति विज्ञान को प्योर साइंस बनाएं। नेक्स्ट है समग्रता, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हम ऐसे समझेंगे कि जैसा कि हम देखते हैं कि व्यक्ति का जो व्यवहार है, व्यक्ति का व्यवहार अपने आप में एक संपूर्ण इकाई माना जा सकता है। यानी कि जैसे व्यक्ति का जो सामाजिक व्यवहार है, जो राजनीतिक व्यवहार है, जो आर्थिक व्यवहार है, वो आपस में कनेक्टेड होता है। हम व्यक्ति के व्यवहार को डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हमें किसी व्यक्ति को समझना है तो हमें उसके हर एक जीवन के क्षेत्र में उसके ओवरऑल बिहेवियर को देख के ही हम उसके बारे में कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो व्यवहारवादी ये कहते हैं कि व्यक्ति का जो व्यवहार है वो एक पूर्ण इकाई है, उसका अध्ययन हम टुकड़ों में नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर हमें व्यक्ति के व्यवहार को समझना है, हमें व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को समझना है, तो हमें जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी उसका व्यवहार समझना होगा। अर्थात जितने भी सोशल साइंसेज हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। तो अगर हमें राजनीति विज्ञान का अध्ययन करना है तो हमें जो अन्य विषय हैं जैसे समाजशास्त्र है, इतिहास है, नीति शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, भूगोल है, इतिहास है, हमें इनका भी अध्ययन करना पड़ेगा। तो समग्रता से अभिप्राय ये है कि व्यक्ति का व्यवहार एक पूर्ण इकाई है, इसलिए अगर हमें राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना है तो हमें जो विभिन्न सोशल साइंसेज हैं उनका भी अध्ययन करना होगा। तो व्यवहारवाद के ये मुख्य लक्षण डेविड स्टेन द्वारा बताए गए हैं। इसके बाद अब हम बात करें कि व्यवहारवाद की क्या सीमाएं हैं, क्या हम आलोचनाएं कर सकते हैं। सबसे पहली आलोचना की जाती है अत्यधिक शब्दाडंबर। व्यवहारवाद पे यह आरोप लगाया जाता है कि व्यवहारवादियों ने बहुत अधिक भारी भरकम शब्दावली का प्रयोग किया है। व्यवहारवादियों ने कुछ नई शब्दावली दी, जैसे अभी हमने देखा नियमन, समग्रता, या कुछ ऐसे शब्द हैं जो पॉलिटिकल साइंस के लिए नए थे। तो आरोप लगाया जाता है कि व्यवहारवादियों ने भारी भरकम शब्दावली पॉलिटिकल साइंस के लिए बना दी जिनका एक्चुअल में कोई मीनिंग नहीं है। नेक्स्ट है राजनीतिक व्यवहार की धारणा गलत। व्यवहारवादी कहते हैं कि अगर हमें पॉलिटिकल साइंस को समझना है तो हमें व्यक्ति के व्यवहार को समझना होगा। लेकिन अगर हम देखें तो व्यक्ति का व्यवहार पूर्णतया समझ पाना संभव नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस प्योर साइंस कभी नहीं बन सकता। अगर हम किसी व्यक्ति के व्यवहार को समझना चाहें तो हम हर बार भविष्यवाणी व्यक्ति के व्यवहार को लेकर नहीं कर सकते। जैसा कि व्यवहारवादी कहते हैं कि हम व्यक्ति के व्यवहार में कुछ सामान्य तत्व तलाश करें और उसके आधार पर हम नियमन करें, उसके आधार पर हम नियमितताएं तलाश करें, तो ये पॉलिटिकल साइंस में पूर्ण रूप से होना संभव नहीं है। तो आलोचक कहते हैं कि व्यवहारवादियों ने राजनीतिक व्यवहार की बात तो करी, लेकिन उन्होंने व्यक्ति के व्यवहार का विज्ञान नहीं दिया है। नेक्स्ट है राजनीति विज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं है। हम कितनी भी कोशिश करें पॉलिटिकल साइंस को हम प्योर साइंस नहीं बना सकते। उसका कारण यह है कि अगर हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में जो हमारी आधार सामग्री होती है वो भौतिक चीज़ें होती हैं जो स्टेबल होती हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में हम अध्ययन करते हैं व्यक्ति का, और व्यक्ति जो है उसका व्यवहार परिवर्तनशील है। व्यक्ति की हर धारणा का हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो पॉलिटिकल साइंस को हम प्योर साइंस नहीं बना सकते। नेक्स्ट है पद्धतियों पर अत्यधिक बल। जो व्यवहारवादी विचारक थे इनका मुख्य लक्ष्य था पॉलिटिकल साइंस को साइंस बनाना, तो इनका मेन फोकस इस बात पे रहा कि राजनीति विज्ञान के
अध्ययन के लिए हम कौन सी पद्धतियाँ काम में ले रहे हैं। और इन्होंने कहा कि हमें पॉलिटिकल साइंस में साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करने हैं। तो व्यवहारवादियों का मुख्य फोकस केवल पद्धतियों पर रहा, कंटेंट की उन्होंने उपेक्षा की। और देखिए आगे चल के इसीलिए उत्तर व्यवहारवाद का उदय होता है, क्योंकि व्यवहारवादी केवल पद्धतियों के पीछे पड़े रहे। उनका मेन उद्देश्य केवल ये रहा कि हम पॉलिटिकल साइंस को कैसे भी करके साइंस बनाएं, हम पॉलिटिकल साइंस में भी साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करें। नेक्स्ट है मूल्य निरपेक्षता संभव नहीं। व्यवहारवादी विश्वास करते हैं मूल्य निरपेक्षता में, लेकिन राजनीति विज्ञान में मूल्य निरपेक्षता अपनाना पूर्णतया संभव नहीं है। उसका कारण यह है कि राजनीति विज्ञान में जो भी शोध करता है उसके अपने व्यक्तिगत मूल्यों का प्रभाव कहीं ना कहीं उसके रिसर्च पर पड़ता ही पड़ता है। जैसे सपोज कीजिए हम किसी भी चीज़ के बारे में हम कोई निष्कर्ष देना चाह रहे हैं, हमने रिसर्च करी उस टॉपिक के बारे में, लेकिन ये होगा कि अल्टीमेटली जब हम अपना लास्ट रिजल्ट देंगे, हम अपनी लास्ट फाइंडिंग देंगे, तो चाहे हमने कितने भी तथ्य यूज़ किए हैं, कितने भी आंकड़े हमने यूज़ किए हैं, लेकिन हमारी सोच है, हमारा अपना वैल्यू सिस्टम क्या है, हमारे अपने क्या आदर्श है, उनका प्रभाव हमारी लास्ट फाइंडिंग पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो पॉलिटिकल साइंस में मूल्य निरपेक्षता को अपनाना संभव नहीं है। नेक्स्ट है अत्यधिक खर्चीली पद्धति। देखिए व्यवहारवादी पद्धति बहुत खर्चीली रही है। जैसा कि अभी हमने बात की कि हम इसमें साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करते हैं, और अमेरिका में तो जब व्यवहारवादी रिसर्च की गई तो इसके नाम पर सर्वे किए गए, डाटा इकट्ठे किए गए। तो ये एक ऐसा मेथड है जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव मेथड है। नेक्स्ट है अन्य पद्धतियों के महत्व को नकारना। देखिए आलोचक कहते हैं कि व्यवहारवादियों ने केवल साइंटिफिक मेथड्स पे ही बल दिया है, जो दूसरे मेथड्स हैं उनकी उन्होंने उपेक्षा की है। जैसे कि इतिहास, अगर हम राजनीति को समझना चाहें तो हमें इतिहास को भी देखना होगा, हमें देखना होगा कि हमारा कल क्या रहा था। इसी तरह हमें जो दूसरे मेथड्स हैं उनका भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा राजनीति विज्ञान को ओवरऑल समझने के लिए। लेकिन व्यवहारवादियों ने केवल अपने साइंटिफिक मेथड्स पर ही बल दिया, उन्होंने जो अन्य पद्धतियां हैं उनकी उपेक्षा की है। नेक्स्ट है संख्यात्मक पद्धति से मानवीय स्वभाव का मापन संभव नहीं। जो तरीके व्यवहारवादी अपनाते हैं, जिस मेथड की बात व्यवहारवादी करते हैं, कि जैसे व्यवहारवादी कहते हैं कि हमारी जो आधार सामग्री है वो ऐसी होनी चाहिए कि हम उनका मापन कर सकें, हम उनका परिमाणीकरण कर सकें। तो इन तरीकों से हम व्यक्ति के व्यवहार का मापन नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्ति का व्यवहार इतना जटिल है, क्योंकि व्यक्ति भावनाओं से संचालित होता है। भावनाएं जब चेंज होती हैं तो व्यवहार में भी परिवर्तन स्वाभाविक रूप से आएगा। तो हम संख्यात्मक पद्धति से व्यक्ति के व्यवहार का मापन 100% नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, व्यवहारवाद की उपयोगिता, कि व्यवहारवाद का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान की समस्त विषय वस्तु को एक नए रूप में प्रस्तुत किया। व्यवहारवाद से पहले परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का प्रचलन था। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को नए वैल्यूज़ दिए, नई लैंग्वेज प्रोवाइड करे, नए मेथड्स दिए, एक नई दिशाएं। ये सब चीज़ें पॉलिटिकल साइंस में व्यवहारवाद के कारण आई। और सबसे बड़ा जो योगदान व्यवहारवाद का माना जाता है वो है अनुभवात्मक वैज्ञानिकता। राजनीति विज्ञान को यथार्थवादी बनाना। अभी तक जो पॉलिटिकल साइंस था उसका स्वरूप था आदर्शवादी। राजनीति विज्ञान में केवल इस बात का अध्ययन हो रहा था कि क्या होना चाहिए। व्यवहारवाद ने कहा कि हमें राजनीति विज्ञान में इस बात का अध्ययन करना है कि क्या है। यानी कि व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन को यथार्थवादी बनाया। व्यवहारवाद ने कहा कि हमें संस्थाओं का अध्ययन नहीं करना है, हमें व्यक्ति का अध्ययन करना है, हमें व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना है। नेक्स्ट है अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, जैसा कि इसके बारे में अभी हमने बात करी थी,
जो डेविड स्टर्न ने जो लक्षण बताए थे उनमें एक लक्षण था समग्रता। यहाँ समग्रता से ही अभिप्राय है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का। अंत्य अनुशासनात्मक दृष्टिकोण ये कहता है कि अगर हमें राजनीति विज्ञान को समझना है तो हमें जो दूसरे सोशल साइंसेज हैं उनका भी अध्ययन करना होगा। इस अप्रोच को कहा गया है व्यवहारवाद में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान व्यवहारवाद का माना जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच व्यवहारवाद के आने के बाद ही स्टार्ट हुआ। और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाने के बाद जो राजनीतिक वैज्ञानिक थे वो दूसरे सोशल साइंसेज से अपने स्टडी को कनेक्ट करने लगे। नेक्स्ट है वैज्ञानिक अनुभववाद के माध्यम से नवीन दृष्टि, नवीन पद्धतियां, नए मापन एवं नूतन क्षेत्र प्रदान करना। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन को एक वैज्ञानिक अनुभवात्मकता प्रदान की। व्यवहारवाद ने कहा कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन को हमें साइंटिफिक बनाना है। हमें राजनीति विज्ञान को केवल कल्पनाओं और आदर्शों पे खड़ा नहीं करना, बल्कि हमें राजनीति विज्ञान को भी साइंस की तरह हमें एक प्योर साइंस इसको बनाना है। तो इससे पॉलिटिकल साइंस में नए मेथड्स यूज़ होने लगे, नए क्षेत्र पॉलिटिकल साइंस को मिले। राजनीति विज्ञान को समझने के लिए एक नई दृष्टि राजनीतिक वैज्ञानिकों को प्राप्त हुई। जो नए नए मेथड्स थे पॉलिटिकल साइंस में, जैसे साक्षात्कार मेथड है या प्रश्नावली प्रणाली है, सांख्यिकी मेथड है, सर्वे मेथड्स हैं। तो राजनीति विज्ञान में अध्ययन करने के लिए ये जो नई शोध प्रविधियां हैं ये व्यवहारवाद के आने से ही शुरू हुई। तो हम ये कह सकते हैं इन द शॉर्ट कि चाहे हम व्यवहारवाद की कितनी भी आलोचनाएं करें, लेकिन ये सत्य है कि व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को एक यथार्थवादी स्वरूप प्रदान किया। और आगे चल के ही व्यवहारवाद से उदय होता है उत्तर व्यवहारवाद का, जिसने राजनीति विज्ञान के विकास में और भी अधिक योगदान दिया। तो आज का हमारा टॉपिक आज यहीं ख़त्म होता है। आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज आपकी हैं या कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहें तो आप ज़रूर लिखें, ताकि आई विल ट्राई टू रेस्पॉन्स यू। थैंक यू सो मच।